नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। ऐतिहासिक और औद्योगिक विकास गौचर मेले की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, बाजार और उद्योग तीनों के समन्वय से 7 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक और लोकप्रिय गौचर मेला 14 नवंबर से शुरू होगा। इसी को लेकर जिलाधिकारी तथा मेला अध्यक्ष संदीप तिवारी की अध्यक्षता में रायका गौचर सभागार में पहली बैठक हुई, जिसमें मेले को भव्य स्वरूप देने और मेले के सफल आयोजन हेतु जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गणमान्य नागरिकों और स्थानीय लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए। मेले के आयोजन के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ जरूरी व्यवस्थाओं पर गहनता से विचार विमर्श भी किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी मेला अध्यक्ष ने कहा कि गौचर मेला हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और स्थानीय लोगों के सुझावों को मेला समिति में रखकर गंभीरता से विचार किया जाएगा। आज पहली बैठक आयोजित की गई है गौचर मेले की और स्थानीय जनप्रतिनिधि, डिपार्टमेंटल अध्यक्ष के लोग, महिला मंगल दल के लोग और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे उनको इन्वाइट किया गया था सुझाव देने के लिए और सभी ने अपने सुझाव यहाँ दिए हैं जिनको हमने नोट कर लिया है और प्रयास रहेगा कि उनके सुझावों पर अमल करते हुए इस बार भव्य गौचर मेला आयोजित किया जाए। डोईवाला के लाल तप्पड़ में स्थित लॉ कॉलेज में सुरों के चमकते सितारे कार्यक्रम के लिए ऑडिशन हुआ, जिसमें देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के 300 गायकों ने भाग लेकर ऑडिशन में अपनी गायकी का जादू बिखेरा। इस ऑडिशन के आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम में क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराकर ग्रामीण प्रतिभाओं को सामने लाकर उन्हें निखारने के साथ एक ऐसा मंच देने की कोशिश की है जिसके माध्यम से गायक अपने मुकाम को हासिल कर सके। सुरों के चमकते सितारे ऑडिशन में एक से बढ़कर एक प्रतिभा ने अपनी गायकी से जजों को आकर्षित किया। डोईवाला में ऑडिशन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में गायकों ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि ऑडिशन के दौरान 300 गायकों ने अपनी गायकी का जादू बिखेरा, जिसने सभी के मन को मोह लिया। तो वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को निखारना है। कुछ रियलिटी शोज में भीड़ के कारण बच्चे छुप जाते हैं या खो जाते हैं। हम वो जो खोए हुए बच्चे हैं जो नेचुरल वॉइस लेके आज तक गा रहे हैं और कुछ बिना सीखे भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, कुछ सीख के भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि किसी का भी टैलेंट जाया ना हो, सबको एक प्लेटफॉर्म मिले। या कुछ फाइनेंशियली वीक है, कुछ बहुत सारी परेशानियां, मजबूरियां होती है, आप लोग समझ सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि इंडिया के अंदर से कहीं भी टैलेंट छुपा रहे या वो टैलेंट जाया हो। तो हम किसी खोज में निकले हैं और पिछले कई महीनों से हम लोग लगे हुए इसके अंदर और आशा करते हैं कि भगवान हमारी इस यात्रा को सफल करे। सर, ये एक नया प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो बच्चे आगे अच्छे प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं। जैसे बाकी जो रियलिटी शोज होते हैं उसमें बच्चों को इतना सीखने का मौका नहीं मिलता है, पर इस प्लेटफॉर्म में हम बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं और उनको सिखाने के लिए भी हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको हम लोग ट्रेंड करें, ताकि वो आगे किसी भी रियलिटी शो में जाए तो वो कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म पे हासिल करें उस प्लेटफॉर्म को। तो हम बहुत अच्छी वॉइस है, मतलब हमने उम्मीद नहीं की थी, पर बिना उम्मीद के कुछ बच्चे तो बिना सीखे इतना ही टैलेंटेड हैं और इतनी अच्छी हरकतें ले रहे हैं, मुड़कियां ले रहे हैं कि हम लोग बड़े ही खुश हैं। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभिनव धीमान, ऋषिकेश, आओगे जब तुम साझा। ये आप क्या करते हैं? आपने ये सीखा है या ये सीखा नहीं है, सेल्फ लर्न हूँ, यूट्यूब से सीखा है। बस आज ऑडिशन देने आया हूँ। कितने आसान है कि यहाँ ऑडिशन देंगे तो मे बी 100%। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया
हॉकी स्टेडियम में 22वीं प्रादेशिक जनपदीय वाहिनी पुलिस हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिदेशक जन्मेजय प्रभाकर कैलाश खंडूरी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उप महानिदेशक ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 13 जनपदों और 5 वाहिनियों की टीम हिस्सा ले रही है। यह प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी, जिसमें उत्तराखंड पुलिस की टीम का चयन किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस प्रतियोगिता से उत्तराखंड पुलिस टीम को नई प्रतिभाएं मिलेंगी, जो आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगी। इस बार उत्तराखंड नेशनल गेम्स का आयोजन करवा रहा है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे कि खेल की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार डेवलप किया जा रहा है। जो आज हम एस्ट्रोटर्फ पे खड़े हैं हॉकी के मैदान पर, वो भी उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि कुछ एक हॉकी इवेंट्स यहाँ पर करवाई जाएंगी। जहां तक हमारे अंतर जनपदीय अंतरवाहिनी खेल प्रतियोगिता का सवाल है, तो ये आज शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि हमारे संपूर्ण सारे जनपद 13 जनपद और 5 वाहिनियों की टीमों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जो कि 4 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। उसमें जो भी विनर होगा उससे फिर हम उत्तराखंड पुलिस टीम का सिलेक्शन करेंगे और उत्तराखंड पुलिस टीम से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ एक खिलाड़ी नेशनल गेम्स में भी खेले। उत्तराखंड में एक तरफ जहां मौसम ने तबाही के नजारे दिखाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर मौसम ने कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की पोल भी खोल कर रख दी है। इन भ्रष्टाचार अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण कुछ पुल बरसात के पानी में बह गए, तो कुछ पुलों की हालत भी खस्ता हो गई है, जो अब अपनी बदहाली के आंसू बहाने के लिए मजबूर हैं। उन्हीं पुलों में से एक पुल है जनपद नैनीताल के रामनगर में स्थित, जो अब भ्रष्टाचार की गवाही देता हुआ दिखाई दे रहा है। 6.5 करोड़ की लागत से बना पुल जर्जर हालत में है। भारी बारिश के चलते जहां एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ तबाही का मंजर भी देखने को मिला। बारिश के कारण भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खुल गई है। कई लाख की कीमत से बना हुआ पुल बारिश के कारण जर्जर हो गया, जिससे पता चलता है कि पुल निर्माण में गुणवत्ताहीन पदार्थों का इस्तेमाल किया गया था। तस्वीरें रामनगर से हैं, जहां जर्जर पुल की तस्वीरें सामने आई हैं। पुल के जर्जर होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पुल की ये तस्वीरें भ्रष्ट अधिकारियों की कारनामे की गवाही भी दे रही हैं। कई करोड़ों की लागत से बना ये पुल अब जर्जर हालत में है, जिससे यात्रियों पर खतरा मंडरा रहा है, आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। जो बना था हमारा ये पुल तो सुरक्षित है 7 मीटर का, और हमारा जो है सेकंड की तरफ अप्रोच है, तो वो लास्ट ईयर बरसात में अप्रोच जो है कई जगह से कटा हो गया था अप्रोच में, इसी वजह से थोड़ा सा उसमें अप्रोच में दिक्कत आ रही थी। लास्ट ईयर से ही हमने इसमें जो है मिट्टी भरान करके और रोड जो है पूरे 12 महीने चालू रखा है। फिर जिलाधिकारी के यहाँ से भी हमको जो है आपदा मद के अंदर जो है पैसा मिला था, उसके अंतर्गत हमने जो है दोनों साइड में आवश्यकता अनुसार भी वो जो है दीवार लगवाई है, और उस दीवार के बाद जो है अब मिट्टी भरान का काम होने के बाद जो है और सुरक्षित हो जाएगा ये रास्ता। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 114वां एपिसोड सुना।
का 114वां एपिसोड था, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि हमारी यात्रा को 10 साल हो चुके हैं। ये कार्यक्रम विजयादशमी के दिन शुरू हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जनपद उत्तरकाशी के सीमावर्ती गांव झाला के स्थानीय युवाओं द्वारा चलाए जा रहे थैंक यू नेचर अभियान की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने समस्त देशवासियों से अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए इस अभियान का अनुसरण करने की अपील भी की। बता दें कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहले भी कई बार उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों की चर्चा कर चुके हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड के प्रति उनके विशेष लगाव को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देहरादून के स्थानीय युवाओं के प्रयासों को सराहा। उन्होंने थैंक यू नेचर नाम की मुहिम को खूब सराहा, जो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवभूमि उत्तराखंड से कितना लगाव है। के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है जाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे जाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहां ऐसा ही थैंक यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जसपुर नगर के वार्ड नंबर 18 मोहल्ला पट्टी तिरमल में मंदिर के पास आवासीय मकान को सील कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश पर बैंक के अधिकारियों, हल्का सूट मिल चौकी इंचार्ज धीरज टमटा सहित स्थानीय पुलिस प्रशासन और नायब तहसीलदार ने संयुक्त रूप से मिलकर कार्रवाई कर मकान को सील कर दिया है। अभी कुछ मेंबर हैं, उन्होंने आधार हाउसिंग फाइनेंस से अपनी प्रॉपर्टी बंधक करके लोन लिया था, जिसमें सरफेसी की कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश 31/7/2024 के अनुपालन में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में जो बंधक प्रॉपर्टी थी उसको सील किया गया। आधार हाउसिंग फाइनेंस के प्राधिकारी नायब तहसीलदार साहब और आपके पुलिस प्रशासन चौकी इंचार्ज वगैरह अगर ये पैसा जमा नहीं करते हैं तो इसको एविडेंस ऑफ एक्ट के तहत इसको नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जो विदिन 30 डेज का टाइम देती है उनको। अगर ये पैसा जमा कर देते हैं तो बंधक संपत्ति को खोल देगा। अल्मोड़ा नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग क्वारक के पास पहाड़ दरकने से सड़क मार्ग पर यातायात का खतरा पैदा हो गया है। आए दिन पहाड़ से बोल्डर आने से यात्रियों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, जबकि ये सड़क मार्ग अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जनपद के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने विभागीय टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एनएच अधिकारियों को निर्देश दिए कि लैंडस्लाइड के रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी न हो। उनका मुख्य और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत बड़ा एक पार्क डेवलप हो गया है। इसके रेसिडेंट है, भी आ रहे हैं। एनएस से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हर जगह जो मशीन हुई है ये दूसरी को क्या है। उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उनको कहा है कि उन लोगों को डेली ब्रिज की स्थापना कर दी
और दूसरा अन्य जहाँ पे महिला हटा सकते हैं विद्यालय और जो कुछ तकनीकी अपनी विशेषज्ञों को दिखाते हैं सकारात्मक कार्रवाई। हल्द्वानी में लगातार अराजक तत्वों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहाँ आए दिन मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस इन घटनाओं को रोकने में नाकाम दिख रही है। जब आरटीआई गैंग के कुछ लड़के एक शराब की दुकान में घुस गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हुआ, जबकि दूसरा वीडियो शनिवार दोपहर का बताया जा रहा है, जब स्टूडेंट यूनियन के दो गुटों के बीच एमबीपीजी कॉलेज के ठीक बाहर मारपीट हो गई। करें उस चीज में पुलिस द्वारा लगातार सर्विलांस के माध्यम से चेक किया जा रहा है। सीसीटीवी के थ्रू हम लगातार चेक कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे आईज एंड ईयर्स कहीं ना कहीं जनता है। जितनी जल्दी हमारे पास जनता है, मीडिया है, जितनी जल्दी हमारे पास ये सूचना आएगी उतना ही हम प्रॉम्प्ट एक्शन ले पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा तेजी से इसमें कार्रवाई करी जाएगी। द्रोणागिरी ट्रैक पर फंसे 3 ट्रैकर्स का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। एक ट्रैकर का शव बरामद कर जोशीमठ पहुंचाया गया। घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि केरला निवासी 4 ट्रैकर द्रोणागिरी ट्रैक पर ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे, जहां एक ट्रैकर की मौत हो गई। एसडीआरएफ टीम द्वारा पैदल ट्रैक से होकर घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैकर के शव को द्रोणा गांव लाया गया, जहां पर 3 ट्रैकर सुरक्षित हैं। लैंसडाउन कॉल सेलिब्रेशन ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत लैंसडाउन पर्यटन नगरी के जंगलों में साफ सफाई की, जिसके तहत 50 से 80 किलोग्राम तक का कूड़ा इकट्ठा कर निस्तारण के लिए नजदीकी डस्टबिन में डाला गया। ये कार्य दादून स्कूल देहरादून के छात्रों और अध्यापकों ने संपन्न किया और साथ ही ये संदेश भी दिया कि हमें अपने आसपास साफ सफाई अवश्य रखनी चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों को प्लास्टिक कूड़ा गंदगी से दूषित नहीं करना चाहिए। देखो, ये जो लोग ऐसे अपना कूड़ा आसपास फैलाते हैं, इससे एक तो वातावरण खराब होता है। इससे आप देख सकते हो कि मौसम बदल रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी हो रही है, तो ये करा हम इंसानों ने ही है, तो वो अभी से ठीक भी हम इंसानों को ही करना होगा। और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि वो ऐसे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे जिससे लोगों को पता चले कि क्या बुरी चीज हो रही है वातावरण को इस कूड़े की वजह से, क्योंकि इसकी वजह से पेड़ अच्छे से नहीं उग पा रहा है, सारे जानवरों के घरों को छीना जा रहा है, तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है, तो इसे ठीक भी हमें ही करना पड़ेगा। ये कहना चाहूंगा कि हमें इस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम, कैंपेन, क्लीननेस कैंपेन चलाने होंगे ताकि हम अपने धारे, नौले, गदरों को बचा सकें। और इससे क्या होगा कि पानी की कमी इन पहाड़ों में नहीं होगी और पहाड़ पूरा जो है वो पूरा हरे भरे रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो भी आए, जहाँ जैसे ही कोई पर्यटक या कोई भी ग्रुप आता है तो उनको सबसे पहले ये बताया जाए कि वो कूड़े का कैसे निदान करें। और ये इससे क्या होगा कि हम अवेयरनेस लाने से लोग केवल इसी एरिया में नहीं, इसी लैंसडाउन में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत जागृत होंगे और वो जो है कूड़े का निदान करेंगे। इस चीज में ये करना चाहिए ग्रीन टैक्स हो यहाँ पे और एनवायरनमेंट को सेव किया जाए और ग्रीनरी को और बचाया जाए, क्योंकि जो भी लोग आते हैं यहाँ पे एंजॉय के लिए आते हैं, उनको और ग्रीनरी अच्छा लगता है, उनको हर एक आदमी को ग्रीनरी अच्छी लगती है, तो उसको मतलब खराब न किया जाए और ग्रीन टैक्स लगाया जाए। अगर जगह जगह कूड़े जो भी हैं उनको मतलब कूड़ेदान में फेंका जाए, न बल्कि उनको कहीं इधर उधर रास्ते फेंक दिया, रोड में फेंक दिया, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए।
उत्तराखंड में वर्ष 1950 से मूल निवास और सशक्त भू कानून लागू करने की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। इसी के साथ राज्य में नशे की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग जोरों पर की जा रही है। इन मांगों को लेकर ऋषिकेश के आईडीपीएल हॉकी मैदान में हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हुई, जिसमें महिलाओं की संख्या बेहद ज्यादा देखने को मिली। ज्यादातर महिलाएं उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में प्रदर्शन और नारेबाजी करती हुई दिखाई दी। प्रदर्शन के बाद हजारों लोगों ने त्रिवेणी घाट तक स्वाभिमान महारैली निकाली। यहां त्रिवेणी घाट पर लोगों ने पूजा अर्चना के बाद अपनी मांगों के संबंध में लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। स्वाभिमान महारैली में ऋषिकेश और आसपास के थाना क्षेत्र की पुलिस सुरक्षा के लिए मौजूद रही। चाहते हैं कि सरकार हमारा भू कानून 1950 और मुद्दा हमारा हमारे पहाड़ के लोगों को, हमारे मूल निवासी को जो यहाँ पे 30 साल से रह रहे, 50 साल से रह रहे, उनको उनका भू स्वामी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं फर्जी प्रमाण पत्र बना के वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, उस नौकरियां उनके लिए हैं और जितने भी हमारे संसाधन वो लोग यूज कर रहे हैं। जगह जगह रिजॉर्ट खोले गए हैं, जगह जगह जंगलों में होटल खोले गए हैं और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भी खराब हो रही है। इसलिए हम ये भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग 1 महीने से हम लोग लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं। टिहरी जिले के दूर दराज के गांवों में ड्रोन डिलीवरी से उक्त रक्तचाप की दवा पहुंचाकर अभूतपूर्व पहल शुरू की गई है। संस्थान का ये कदम हृदय रोगों के खिलाफ लड़ाई में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। ड्रोन मेडिकल सेवा के माध्यम से एम्स के हेलीपैड से 10 किलोग्राम का पेलोड टिहरी के चंबा ब्लॉक में भेजा गया। इसमें उच्च रक्तचाप और मधुमेह की दवाएं शामिल थी। 33 किलोमीटर की हवाई दूरी और 5,600 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित चंबा ब्लॉक तक पहुंचने में ड्रोन को 30 मिनट का समय लगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।